तरीके से पूरे देश के अंदर एट्रोसिटी के मामले पर सरकार को साफ सुनना पड़ा है। 2016 के अंदर कोर्ट बनने के बावजूद भी हमारे लोगों के लिए कोर्ट नहीं बनाई जा रही है, दलितों को न्याय नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, हम 2020 से 16 से लेकर हमने सरकार का इंतजार किया कि सरकार इसके अंदर स्टेप ले, कोर्ट बनाए। 16 से लेकर हमने सरकार का 4 साल इंतजार करके हमने 2020 में लेटर लिखा। 2020 के अंदर एससी के मंत्री होने के बावजूद, उससे पहले संदीप मंत्री थे जो एससी के थे, उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम जी बने, वो एससी के बने। उन दोनों को मतलब उनको वर्बली बोला गया, उनका लिखित में तो हमने लिखित में दिया। उसके बाद अभी हाल ही के अंदर 13 मई को हमने रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, जो आप लोग देख रहे हैं मीडिया के अंदर सुर्खियों में रहना चाहती है, हमेशा तरह तरह के हर चीजों पर जो है बात रख रही है, लेकिन दलितों के मारे पर कोई भी मतलब एक भी मंत्री भाजपा से लेकर कांग्रेस का कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश के अंदर स्पेशल कोर्ट है, वो बन नहीं रही है। तो साथियों, दलितों के ऊपर जो लगातार अत्याचार चल रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर ऐसा ना हो। उसके लिए हम लोग लंबे समय से दलितों के हित में काम कर रहे हैं और रोड से लेकर कोर्ट तक, अगर रोड पे उतरना पड़ा आने वाले समय के अंदर, हम लोग रोड पे उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर कोर्ट जाना पड़ा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए भी तैयार है। और पूरे देश के अंदर जो लोग एट्रोसिटी को झेल रहे हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हम लोगों ने, वो पूरे देश के अंदर आप देख सकते हैं एट्रोसिटी पे चल क्या रहा है। अभी आज हमने कार्यालय पर ही अभी जींद से पेहवा से कुलक्षेत्र के पास पड़ता है पेहवा, उससे 20 किलोमीटर आगे है। पेहवा से दिल्ली देश की राजधानी के अंदर आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो सूरज नामक व्यक्ति है, उसकी एफआईआर लिखवाने के लिए दलितों को रोड पर उतरना पड़ा और हमारे को जो है पूरा रोड पर उतरकर एसीपी ऑफिस का घेराव करना पड़ा, तब जाकर हमारी एफआईआर लिखी गई, वो भी एससी एक्ट के अंदर। आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर पूरा प्री प्लान तरीके से सरकार ये चाहती है कि जो एससी के दलित लोग हैं, दलितों को किस तरीके से शोषित किया जा रहा है। तो प्रत्येक राज्य के अंदर हम लोग पूरे भारत के अंदर ये देख रहे हैं कि लगातार मतलब तमाम दलितों को टारगेट किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि हाल ही के अंदर जो लगातार जो घटना घट रही है, चाहे वो घोड़ी पे चढ़ने का मामला हो या तमाम वो मामले हो, आज हम लोग उसके ऊपर विस्तार से हम तमाम लोगों को बुलवाया गया। मतलब आज उनको कानूनी जानकारी प्रॉपर दी जा रही है। हम लोग आपको बता दें कि इंडियन दलित फोरम जो लगातार पूरे देश के अंदर दलितों की आवाज को बुलंद कर रहा है, रोड से कोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने उनको मतलब मार्गदर्शन किया और प्लस अभी हाल ही के अंदर हम लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर भी उनकी आवाज को उठाया। तो यह मामला हम लोग लगातार पूरे भारत के अंदर देख रहे हैं। तो उसी बारे में जो आईडीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय संजीव कुमार साहब, उन्होंने आज बुलाकर प्रॉपर तरीके से उनको गाइड किया और गाइड करने के बाद एक एक व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित हो उसके लिए उनको समझाया गया। तो मैं चाहूंगा कि संजीव कुमार साहब अपनी बात को विस्तार से आप लोगों के बीच में रखेंगे, उसमें हम लोग चर्चा करें। साथियों, जय भीम। आपको पहले तो आप सभी मीडिया वालों को जो है आप यहाँ पर आए हमारे पास, तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। ये जैसे लाखन जी ने बताया कि हाँ, इंडियन दलित फोरम की तरफ से और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें कि एट्रोसिटी के केसेस को हम देख रहे हैं और पूरे देश में जहाँ जहाँ इस तरह की इंसिडेंट हो रही है और जिनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा या एफआईआर नहीं हो पा रही या एफआईआर में धाराएं गलत लगी हुई है या एससी एक्ट नहीं लगा हुआ है या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही है या कॉन्ग्रेस की स्टेज पर या बाद में एविडेंस की स्टेज पर, जिस स्टेज पर भी कोई कमी एससी एक्ट के केसेस में अगर हो रही है किसी भी तरीके किसी भी केस में जो हमारे नोटिस में आ रहे हैं, तो हम उस केस को इंडिविजुअली इस केस को देख रहे हैं और देखने के बाद में जो उस केस में कमी है उस केस की कमी को उसी स्टेज पर उसी समय सही किया जा सके, जिससे कि जो अपराधी हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उनको प्रॉपर तरीके से सजा मिल सके। ये हमारी कोशिश चल रही है लंबे समय से। और अभी भी लाखन जी यहाँ हमारी टीम गई, यहाँ से जीत में गई, जीत में जाकर के एससी एक्ट अट्रैक्ट नहीं किया था पुलिस ने, आईपीसी के सिंपल सेक्शंस में बीएनएस बोलते हैं आजकल, उसमें अपराध के तहत एफआईआर की थी। लेकिन लाखन जी की टीम वहाँ गई, लोगों ने वहाँ एसीपी था, डीएसपी जो भी था, डीएसपी एसएचओ से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में उन्होंने शाम तक एससी एक्ट की धारा भी उसमें जोड़ दी और एससी एक्ट को वहाँ लगा दिया और लगा ही नहीं दिया, उस एक्यूज को गिरफ्तार भी कर लिया और जेल भी भेज दिया। उसकी अभी तक शायद बेल नहीं हुई है, जैसे हमें अभी बताया है, वहाँ से जीत से लोग आए हुए हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र का कौन सा गाँव है, पेहवा जो भी है, वहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिला। वहाँ पर एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया इसी वजह से कि उसके साथ जनरल के जो शायद टीचर था उसने कुछ उल्टी सीधी बातें कही, झूठे आरोप उसके बाद लगाए। बच्चे ने घर पे आकर के रात को सोआ, फिर सुबह पता चला कि उसने एग्नी करके डेथ उसकी कॉज हो चुकी है बेचारा। उसमें भी जो है बड़ी मुश्किल से उनकी एफआईआर हो गई, लेकिन प्रॉपर सेक्शन नहीं लगे हुए हैं, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। वो वहाँ से भी आज आए हुए हैं, उनको भी हमने आज लीगली क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है समझाने की कोशिश की और जो भी करेंगे यहाँ से हम ड्राफ्ट कर करके जीत में भी लगाने की कोशिश। तो जीत के केस में क्या हुआ कि जो प्रॉपर सेक्शन लगने चाहिए वो प्रॉपर सेक्शन पुलिस ने नहीं लगाए हुए हैं।
वो जो सेक्शन लगाए हैं उनके अलावा सेक्शन और भी बनते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि उन सेक्शंस को जो SC एक्ट के अट्रैक्ट होते हैं उनको भी लगाया जाए। मैं आपको बता दूं कि दो इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारे SC एक्ट में है, जाति सूचक शब्द कहना या जाति के आधार पर बिना जाति सूचक शब्द कहे उसका अपमान करना। ये दो धारा हैं 31R और 31S। ये दोनों धाराएं तब लगती हैं जब पब्लिक व्यू में बात कही गई हो। अगर पब्लिक व्यू में वो बात नहीं कही गई है, अपमान नहीं हुआ है, तो वो SC एक्ट अट्रैक्ट ही नहीं होता। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरी रिसर्च ये कहती है कि वही धारा लगाई जाती हैं और पब्लिक व्यू होता नहीं है, तो उस वजह से वो अपराधी छूट जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में यही देखने को मिल रहा है। हमारी कोशिश ये है कि प्रॉपर सेक्शन उसमें लगे। जीत वाले केस में 31R और 31S जो जाति सूचक शब्द कहने वाली बात है वो उन्होंने धारा लगा रखी है, लेकिन हमारे सामने धारा उसमें दूसरी बनती है। हमारी पूरी कोशिश है और हम उसमें धारा यहाँ से दूसरी उसमें ऐड करवाएंगे, जिससे कि बाद में जजमेंट की स्टेज पर कोर्ट को सजा सुनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो धारा हट ना पाए। देखिए, हम जो है अभी एक सूरज कुमार जी का केस जो है वो हम उसमें FIR हुई। इसका जो केस है, सूरज जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके केस में भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल हुआ है और पब्लिक व्यू में हुआ है, रोड पर है। पब्लिक व्यू का मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं, पब्लिक व्यू और पब्लिक प्लेस दो अलग चीज़ें होती हैं। पब्लिक प्लेस में कहना तो अपराध होता ही होता है, लेकिन पब्लिक प्लेस ना हो और अगर घर के अंदर भी कोई अगर जाति सूचक शब्द कहा जा रहा है किसी से, तो वहाँ अपराध कब बनता है उसका लोगों को पता ही नहीं है। इसी वजह से लोग छूट जाते हैं, मतलब जो अपराधी छूट जाते हैं। उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, लेकिन सूरज जी वाले केसेस में वो तो रोड पर एक इंसिडेंट हुई है, वहीं उसे कहा गया है, तो वो पब्लिक व्यू की कैटेगरी में आता है और वो निश्चित रूप से उसमें SC के जो धारा लगा रखी है वो अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट में मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं हाई कोर्ट में पेश हुआ और उस सभी लोग सेटलमेंट कराने में लगे हुए हैं। पुलिस जो उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट खड़े हुए एक्यूज की तरफ से, उन्होंने सेटलमेंट की बात करी। मैं तो इसमें आश्चर्यचकित हूँ कि जज साहब हाई कोर्ट के वही सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। और तीसरा जो है, पुलिस भी चाहती है कि सेटलमेंट हो जाए। तो जिस ऑफेंस के लिए सेटलमेंट मना है, मतलब सेटलमेंट के लिए किस में सेटलमेंट हो सकता है वो उस कानून में लिखा होता है। IPC में जो BNS बन गई और SC एक्ट जो है, SC एक्ट में सेटलमेंट तो अलाउ ही नहीं है। IPC के बहुत से प्रोविजंस हैं जिसमें सेटलमेंट अलाउ है, जैसे कंपाउंडर बोलती हैं, तो वहाँ पर सेटलमेंट परमिसेबल है। और जहाँ सेटलमेंट अलाउ नहीं है, कानून में लिखा हुआ, धारा का बाकायदा पीछे टेबल बनी हुई है, उसमें सारे धाराओं की जिक्र है, किस में सेटलमेंट हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। जिसमें नहीं हो सकता उसमें नहीं हो सकता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि मेरी जज साहब जो थे उनसे मेरी झड़प भी उसमें स्लेव हुई। मैंने कहा सर सेटलमेंट इसमें हो नहीं सकता, तो बोले कि आपकी उनका जज साहब का मुझे तो आश्चर्यचकित, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं भी 21 साल दिल्ली में जज रहा हूँ। इस तरीके से SC एक्ट में सेटलमेंट करने की बात करना भी गलत है। गलत इसीलिए है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का मैंने उसे जिक्र किया। मैंने कहा कि सर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है इस मसले में कि SC एक्ट के केसेस में सेटलमेंट के बेसिस का क्वेश्चन भी परमिसिबल नहीं है, जब तक कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना हो। और क्या है वो उसमें गाइडलाइंस वगैरह सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन कर रखी है, उसके बावजूद भी कोर्ट भी चाहती है कि सेटलमेंट हो जाए। तो अब मैंने जब कहा उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप अगर मेरे ऑर्डर गलत है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब मैं आपको बताते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जो कल का और परसों का ऑर्डर हुआ है हाई कोर्ट का, हम उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे हिसाब से गलत है। अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था, हमने कल तक देखा था। जैसे ही ऑर्डर अपलोड हो जाएगा उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने दो बातें करी हैं, एक तो ये कि सेटलमेंट का जिक्र उसमें किया हुआ है जो नहीं करना, जिससे वो नहीं करना चाहिए थे। दूसरा, उनकी अरेस्ट स्टे की हुई है। अरेस्ट स्टे में लिखा हुआ है नो कोएर्सिव स्टेप। सुप्रीम कोर्ट के अनगिनत जजमेंट हैं जो ये कहते हैं कि नो कोएर्सिव स्टेप का ऑर्डर इन केसेस में, जो क्वेश्चन में जब तक नहीं हो सकता जब तक के कोर्ट इस निष्कर्ष में न पहुंच जाए कि क्वेश्चन इसमें बनती है और कोई ऑफिस में अडॉप्ट नहीं होता है। हमारे केस में क्वेश्चन जब होती है किसी भी केस में, जब जो है उस FIR को देखने से ही, बिना उसने विचार किए हुए झूठा सच्चा है, और FIR को देखने से ही अगर जो है लगता है कि ये ऑफिस अट्रैक्ट नहीं होता, तब क्वेश्चन होती नहीं। क्वेश्चन कभी भी नहीं होती, वो ट्रायल चलता है और ट्रायल चलने के बाद में अगर एक्विटेड होगा वो हो, अलग कहानी है। क्वेश्चन कंसेप्ट डिफरेंट है और हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। हम इसमें सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम जुलाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम जज के खिलाफ नॉट जज खिलाफ सुप्रीम जाने का मतलब नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करेंगे। हमारे हिसाब से कोर्ट का ऑर्डर गलत है। उस कोर्ट के ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। हम जून में
ड्राफ्टिंग करके और जुलाई के फर्स्ट वीक में पूरी कोशिश है हम इसको फाइल कर देंगे। इसी ऑर्डर के खिलाफ जो नो कोर्ट स्टेप और सेटलमेंट की बात करी है। मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि आपको पता होगा कि जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, काशीनाथ महाजन का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई एंटीसिपेटरी बेल भी उन्होंने कह दिया, उन्होंने ये भी कह दिया एफआईआर से पहले इंक्वायरी करिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि भाई अरेस्ट करने से पहले डीसीपी की परमिशन की आवश्यकता है, तो उसकी आवश्यकता है। उस केस में हमने बहुत कुछ काम किया हुआ है, पहले हम उस पर चर्चा कर चुके हैं और लाखत जी ने उसे प्रोटेस्ट भी किया था और हम जज रहते हुए भी हमने उस पर बहुत काम किया और रिव्यू फाइल भी हमने किया था उस केस में 2018 में ही। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपना ऑर्डर बदल दिया, रिव्यू कर लिया और पार्लियामेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर गलत मानते हुए 18A धारा एससी एक्ट में ऐड कर दी है। और उस ऐड करने का मतलब ये है कि उसमें एंटीसिपेट कोई इंक्वायरी पहले का कोई कंसेप्ट नहीं है एफआईआर से पहले, एंटीसिपेटरी बेल भी उसमें परमिसेबल नहीं है। तीसरी, अरेस्ट करने से पहले डीसीपी के किसी परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पार्लियामेंट ने ही अमेंडमेंट करके सेक्शन 18 में 18A ऐड कर दिया तभी 18 में, और फिर 19 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर लिया कि नहीं दिस वाज द रॉन्ग ऑर्डर। और 18 के जो ऑर्डर था जिसमें उन्होंने ये बातें कही थी, वो ऑर्डर हमारे हिसाब से इतना गलत था कि मैं आपको बता दूं 20 मार्च को ऑर्डर आया था 18 में, 20 मार्च को रात में सो नहीं पाया था। मैंने सुबह ही इन लोगों से बात करी जिसमें ये हमारी टीम के लोग शामिल थे। 24 तारीख को हमने मीटिंग करी द्वारका में और फिर हम आगे बढ़े। तो अब जब एंटीसिपेटरी बेल एससी एक्ट में नहीं हो सकती है तो गिरफ्तारी ना करने का ऑर्डर भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, गिरफ्तारी ना करने का ऑर्डर का मतलब है इनडायरेक्ट रूप से उसकी एंटीसिपेटरी बेल करना। ये हम देश में पहली बार, हमारा अपना मानना ये पहली बार ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रेज करने जा रहे हैं कि एससी एक्ट का अगर कोई केस है और उस केस में देखने से एससी अट्रैक्ट हो रहा है तो उस स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर जब अलाउ नहीं है तो अरेस्ट स्टे का ऑर्डर भी अलाउ नहीं हो सकता। और क्योंकि देखो बात क्या है, एंटीसिपेटरी बेल किसे कहते हैं? एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं कि जज ने ऑर्डर कर दिया अरेस्ट करने से पहले, बेल होती है जनरली अरेस्ट होने के बाद में, गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया या मजिस्ट्रेट के पास पेश किया तब से बेल कर दी। अरेस्ट के बाद की बेल को बेल बोलते हैं, अरेस्ट से पहले की बेल को एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये है कि पुलिस जब अरेस्ट करेगी उसको तो तुरंत छोड़ देगी, बेल का ऑर्डर पहले से एग्जिस्ट करता है, दिस एंटीसिपेटरी बेल। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने कह दिया कि नेक्स्ट डेट तक इसमें नो कोएर्सिव स्टेप, मतलब कोई भी पुलिस कोएर्सिव स्टेप नहीं लेगी, यानी कि उसकी अरेस्ट भी नहीं हो सकती। इनडायरेक्ट रूप से दिस इज द ऑर्डर ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। जब एंटीसिपेटरी बेल नहीं हो सकती तो आप अरेस्ट करने से रोकने का मतलब क्या हुआ? पुलिस के अपने हाथ बांध दिए, यानी आपने इनडायरेक्ट रूप से एंटीसिपेटरी बेल कर ली। हम इस इश्यू को सुप्रीम कोर्ट में उठाने जा रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जुलाई में इसको फाइल करते हैं। इस इश्यू को मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, आज तक देश में कभी भी एससी एक्ट के केस में ये इश्यू सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा है। कौन सा इश्यू? दोबारा समझ लें आप कि क्या नो कोएर्सिव स्टेप यानी कि अरेस्ट की स्टे क्या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट कर सकती है जब बेल पेंडिंग हो या कोएर्सिव पिटीशन पेंडिंग हो। इस इश्यू को लीगल पॉइंट के रूप में हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगा वो मुझे नहीं पता। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट से हम जीतेंगे, और अगर नहीं जीते सुप्रीम कोर्ट से तो मेरा वादा है सरकार के पास जाकर के हम इसका संज्ञान दिलवाएंगे और कहेंगे इसमें जिस तरीके से आपने 18A जोड़ करके 18 में अमेंडमेंट किया है उसी तरीके से इस धारा में एक अमेंडमेंट और किया जाए जिससे कि कभी भी कोर्ट जो है इनडायरेक्ट रूप से एंटीसिपेटरी बेल यानी कि नो कोएर्सिव स्टेप यानी कि अरेस्ट नहीं कर सकती, इसका ऑर्डर भी ना हो पाए। अगर कोर्ट यही कह दी कि अरेस्ट ना करो तो पुलिस करेगी क्या? अरेस्ट करना है या नहीं करना है ये पुलिस देगी, पुलिस का प्रोरोगेटिव है। एंटीसिपेटरी बेल की पावर कोर्टों को इसलिए दे रखी थी कानून ने कि वो पुलिस अगर जाती कर रही है, ऑफिस नहीं बनता है या ऑफिस सीरियस नहीं है तो एंटीसिपेटरी बेल कर दे। जब एससी एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल ही अलाउ नहीं है तो फिर दो आप ये समझ लीजिए मर्डर और रेप केसेस में एंटीसिपेटरी बेल की रोक नहीं है, एससी एक्ट में ही एंटीसिपेटरी बेल की रोक। तो ये इतना गंभीर अपराध माना गया है एससी एक्ट के तहत कि एंटीसिपेटरी बेल की भी पार्लियामेंट ने कोर्टों के हाथ बांध दिए कि आप एंटीसिपेटरी बेल की इसमें आप कर नहीं सकते। देखिए हमने जो है ये तो जो इश्यू है बेल का, सूरज जी का इश्यू है जो रेज कर रहे हैं। अभी एक इश्यू और हमारी नोटिस में आया है, वो बेचारी इसकी बहन है, कौन है, सिस्टर आई हुई है, उनको पुलिस वाले ही गाली दे रहे हैं, उनको पुलिस वाले ही जाते सूर्य शब्द कह रहे हैं। और तो हमने उनसे वादा किया हुआ कि आज ही हमें पता चला इस मसले में, उन्होंने हमें अपना कंप्लेंट भी दिखाई हुई है। पुलिस वाले हों चाहे जज हों, मैं बताता चलूँ आपको, हम किसी से डरते नहीं और लॉ
हमारी कोशिश ये रहेगी संविधान और कानून के तहत जितनी भी अधिकार लोगों को दे रखे हैं, चाहे एससी के लोगों को चाहे किसी और लोगों को, अब अधिकारों को इन्फोर्स कराने के लिए सरकार कोर्ट और रोड, लाखन जी कहते हैं रोड से कोर्ट तक, मतलब इसका यही है, अगर रोड उतरना पड़े तो वो भी उतर रहे हैं, कोर्ट में जाना पड़े तो वहाँ भी जा रहे हैं, और सरकार के पास जाना पड़े तो वहाँ भी जा रहे हैं। वहाँ कैसे जा रहे हैं, ये लेटर आपके सामने है। ये हम लेटर अब से लिख रहे हैं, ये लेटर लिखने का हमारा बहुत पहले से है। और देखो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। हाँ, ये लेटर में कब लिखा है, ये लेटर लिखा है राजेंद्र पाल जी गौतम जी को, जब वो खुद भी एससी के थे। और 2020 में ये लेटर जो है राष्ट्रीय झाड़ू मंच के अध्यक्ष लालाकन जी हैं, उन्होंने लिखा था। हम इनके साथ हैं लंबे समय से, वो एक अलग इशू है। तो हम जज थे, हमारी कुछ सीमाएं थी। तो इस लेटर में हमने क्या लिखा था, देखो हम इसकी चर्चा थोड़ी बहुत पहले भी कर चुके हैं, दोबारा फिर कर रहे हैं। राजेंद्र पाल जी गौतम जब 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 मिनिस्टर थे तो मैं उनसे मिला था। कहाँ मिला था? दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट के बाहर। कि ऐसा है कि ये लेटर नहीं लिखा गया, लेटर लाखन जी ने लिखा था। हमारा पर्पस ये है कि कानून अधिकार जो हमें संविधान या कोई कानून देता है, उसका अगर इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा, पालन नहीं हो रहा सरकारों के द्वारा, किसी के द्वारा, तो उसका पालन करवा सके, ये हमारी पूरी कोशिश है। देखो मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, आश्चर्य की मेरी सीमा नहीं है कि दिल्ली में 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 13 में, तब हमारे इसमें एससीसी एक्ट में ऑर्डिनेंस ला करके अमेंडमेंट किए गए थे। बाद में मोदी जी चुप लगा गए उसमें, और वो अमेंडमेंट लैप्स हुआ। फिर बाद में दबाव पड़ा मोदी जी के ऊपर, तो 2014 में उन्होंने वही अमेंडमेंट जो 15 में जो अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट लेकर के आई थी, वो एज इट इज अमेंडमेंट, कोई इसमें शायद मेरे कॉमा का आंसर नहीं है, वो अमेंडमेंट एज इट उन्होंने पार्लियामेंट से पास करवाए। तो जनवरी 2016 से लागू है देश में, जिसमें मूछों पर मारना, घोड़ी चढ़ने पर, चुनाव वोट ना देना रोकना, ये सारे अपराध पहले नहीं थे एससी एक्ट के लिए 2016 से, और एक्ट के द्वारा उससे पहले 14 और 13 से ऑर्डिनेंस के द्वारा देश में इफेक्टिव थे। लोगों को पता नहीं था, वो अलग कहानी। तो देखो 2 तरह की कोठे होती है, मैं बता दूंगा आपको। आप देखो इसमें मुझे तो, मैंने जब राजेंद्र पाल जी गौतम जी से मैं जज रहते हुए मैंने बड़ी मीटिंग में कहा, मेरी स्पीच में रिकॉर्ड होगी, मुझे नहीं पता हुई होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आर्ट फैकल्टी है उसके गेट के बाहर कोई प्रोटेस्ट, कोई धरना बना चल रहा था, मुझे आमंत्रित किया। जज होने के बावजूद मैं गया, सबके सामने गया, सबको पता है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। तो मैंने मंत्री जी से बड़ी सवाल मंच में बोला, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, मैं उन्हें पहले मंत्री जी को जानता नहीं था, मुझे पता ही नहीं कि जाति से थे, बोला बात है हमारी जाति से, मुझे नहीं पता था कि जाति से। तो मैंने उनसे ये बात कही कि भाई देखो ऐसा है कि मंत्री जी इसमें लॉ अमेंड हो चुका है, कम से कम दिल्ली में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट तो बनवा दीजिए, स्पेशल कोर्ट तो पहले बनी हुई है। तो मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे लिया, क्या समझा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने फिर ये लेटर भी भेजा, देखो आप लेटर को देख लीजिए, राजेंद्र गौतम जी के नाम से है, और वही ऑफिस की रिसीविंग भी है। और ये लेटर भेजा गया है, डेट हम उसके 8/10/2020 को। इसमें इसी बात को उठाया गया है कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में स्पेशल कोर्ट है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट नहीं है। दोनों में अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। देखो उसके बाद फिर क्या हुआ, और ये हमने उस वक्त जो है राजेंद्र गौतम जी को भेजा था और हाईकोर्ट को भी इन्होंने भेजा था। अभी हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए कड़ी को 12/5/2025 को जो अभी चीफ मिनिस्टर ने रेखा गुप्ता मैडम, उनको भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा उसमें लिखा गया है, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी। लाखन जी वहाँ दे करके उनके ऑफिस में आए भी थे, और ये रिसीविंग भी है 13/5/2025 से 25 की। आप इसकी कॉपी ले लीजिए, कॉपी आपको दे देंगे। इसमें हमने यही बताने की कोशिश करी है कि भाई एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट आप दिल्ली में बनाइए। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट में आप पहले तो अंतर समझ लें। स्पेशल कोर्ट का मतलब ये है कि जो जजेस पहले से जो केसेस देख रहे हैं, मर्डर के, जो भी देख रहे हैं, रेप के, कुछ भी देख रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा काम दिया जाता है कि आप SC एक्ट के केसेस भी देखेंगे तो उनके पास 2 तरह के केस हो जाते हैं। एक SC एक्ट के केसेस भी देखते हैं और जनरल केसेस भी देखते हैं, जो SC एक्ट जिसमें नहीं होता है। तो सिंपल तरह केस होगा, जब मर्डर हो, रेप, कुछ भी हो। तो अब पार्लियामेंट ने ऐसा क्यों किया कि पहले 2013 और 16 से पहले स्पेशल कोर्ट थी, अब कह दिया एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। वो तो मतलब है इसका, पार्लियामेंट एक कॉमा वर्ड भी, एक सेंटेंस भी किसी पर्पस से जोड़ती है, ऐसा नहीं कि वैसे चिपका दिया। तो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो जोड़ा गया है वो इसलिए जोड़ा गया है कि जब लगा कि इनके केसेस में डिले हो रहा है, लंबे समय तक केस चल रहे हैं, चल क्यों है लंबे समय चल रहे हैं, क्योंकि कोर्टों पे बर्डन ज्यादा है। वो SC ST एक्ट के केसेस भी देख रहे हैं और जनरल केसेस है जो SC एक्ट नहीं होता उन केसेस को भी देख रहे हैं। तो केसेस इतने ज्यादा है कि वो बेचारे SC केसेस पर ध्यान दे भी नहीं पाते, और इसी वजह केस पता 2, 4, 5, 10, 15 साल तक केस चल रहे हैं।
जबकि यहाँ तो कानून डिफरेंट है, डिफरेंट कहता, तो इसीलिए पार्लियामेंट अमेंडमेंट किया, नो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट दिल्ली में बनाई जाएंगी, और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट इसलिए बनाए जाएंगे जिससे कि न्याय जल्दी से मिल सके, ये नहीं कि सालों साल केस चलते रहे। मैं इसलिए चिंतित हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद भी दिल्ली में एक भी कोर्ट एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट दिल्ली में अभी तक नहीं बनी है, और कानून को बने हुए 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश पहले से चल रही है, 20 से अभी चल रही है, और अगर ये नहीं बनाते हैं, मैं आपसे आज वादा करता हूँ कि हम रोड पर भी जाएंगे और इसमें PIL के रूप में भी हाईकोर्ट में फाइल करने वाले हैं कि भाई आप इसमें इस एक्ट का कंप्लायंस करने की जरूरत है, इस एक्ट का कंप्लायंस नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि जिसमें एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का कानून में प्रावधान भी नहीं है, वहाँ एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट देश में बनाई जा रही है। MLMP की कोर्ट कहाँ से कानून लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। MLMP की स्पेशल कोर्ट चल रही है, उन्हें केसेस साल 2 साल में डिसाइड करने के बाद चल रही है। अब देखो और सुनिए आप, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें भी कानून लिखा हुआ है स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव वर्ड नहीं है। दिल्ली में सारी कोर्ट जो बैठी हुई है, राव जमंडी कोर्ट में सारे हमारे मेरे साथी जजेस मेरे बैठे हुए हैं, वो जो है स्पेशल नहीं एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बनी हुई है। उनके पास कोई काम ही नहीं है, थोड़े से काम में 2-4 केस आगे लगे हुए हैं, कोई केस लगा नहीं होता, जबकि कानून में ये प्रावधान नहीं है कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट होंगी किसकी, करप्शन एक्ट की, जो चल रही है। तीसरा सुनो, अभी चेक बाउंस हो जाए, चेक बाउंस का क्या अपराध है, पहले 1 साल की सजा थी, अब 2 साल की सजा है। उसमें दिल्ली में अनवृत कोर्ट है, एक्सक्लूसिव बनी हुई है, मतलब मैं तो उसमें तो स्पेशल कोर्ट की बात भी नहीं है, और उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। मैं इसलिए चिंतित हूँ, मैं आपको बताते चलूँ, जिसमें लॉ में प्रावधान है कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट होगी, वहां तो है नहीं, और जिसमें प्रावधान नहीं है वहां कोर्ट बनी हुई है, उल्टा काम चल रहा है देश में। तो इस काम को हमें सीधा करवाना है, जजेस को लगा रखा है और कामों के लिए, जबकि कानून ये कहता है कि SC एक्ट के संबंध में और केसेस आप नहीं देना चाहिए, आपको सिर्फ जो है SC एक्ट के चीफ जजों को देना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी न्याय कर सकें। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हो रहा है, हरियाणा में कुछ है, उत्तर प्रदेश में कुछ कोर्टें बनी हुई हैं, हरियाणा में भी है। हम RTI लगाने जा रहे हैं पूरे देश का डाटा लेकर के, पूरे देश में डाटा में पूरे देश में किस किस स्टेट में एक्सक्लूसिव कोर्ट बनी हुई है, और कितने केसेस कितनी एक्सक्लूसिव बनी हुई है, कितनी स्पेशल कोर्ट बनी हुई है, और कितने केसेस SC ST के हर जिले में चल रहे हैं। डाटा आने के बाद में फिर जो भी कर सकते हैं हम आगे और भी पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पर करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप सोच रहे हैं हो सकता है पता नहीं हम सही गलत कर रहे हैं, कोई तो कहता नहीं एक्सक्लूसिव कोर्ट। देखो आपको मैं ये धार लगाता हूँ, आप उसको कैमरे में कैद भी करना चाहते हैं, 2 वर्ड लिखे हुए हैं इसमें, देखो देखिए स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। ये मैं आपको SC एक्ट की दिखा रहा हूं, उसमें देखो हेडिंग में लिखा हुआ है स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट आ रहा है। अब जो क्या लिखा हुआ है देखो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है देखो 14 के ऊपर ये एक कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये कब ऐड किया गया है। इसे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूट बाय द एक्ट नंबर 2016, जो मोदी ने पार्लियामेंट एक्ट पास किया था, ये 26 जनवरी 2016 से लागू है। मतलब क्या लागू है, पहले यहाँ पर जो अगर आप 16 से पहले का कानून देखेंगे SC तो लिखा हुआ है स्पेशल कोर्ट, अब लिख दिया स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। तो क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर स्पीडी ट्रायल, कि जल्दी से न्याय दिलवाने के लिए द स्टेट गवर्नमेंट सेल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सहमति से नोटिफिकेशन गैजेट में ला करके एस्टैब्लिश करेंगे एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट फॉर 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट, एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश करेंगे, जिससे कि दिल्ली से न्याय मिल सके। दिल्ली देख भी नहीं, तो दिल्ली को लोगों को क्या न्याय की आवश्यकता नहीं जल्दी लेने के लिए, क्या दिल्ली के लोगों को जरूरत है कि मैं SC एक्ट केसेस के बारे में सालों के चलते रहे। तो ये जो कानून का पालन नहीं हो रहा है 14, 13, 14 और 16 के एक्ट के बाद में, हमें इसे लागू कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपसे फिर वादा करता हूँ, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम इसमें, अगर ये जो है हमारी बात नहीं मानी गई तो हम इसमें PIL फाइल करनी पड़ेगी, तो वो भी फाइल करेंगे, और अगर रोड में उतरना पड़ेगा तो वो भी उतरेंगे। तो देखो हमारी कोशिश बस इतनी सी है कि कानून का पालन हो, संविधान का पालन हो, जिससे कि लोगों को संविधान की जो भावना है, कानून की भावना, उसके तहत न्याय मिल सके, मनमानी नहीं चलने देंगे, आर्बिट्रेरीनेस नहीं चलने देंगे, कुछ भी हो जाए। बस आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया का, हमारी बात आप पूरे देश में तक पहुँचाएँ और बात विदेशों में पहुँचाएँ, जिससे कि लोग इन चीज़ों को समझ सकें। और बाकी आप लाखन जी हैं और वो कुछ आपके सामने तय करें।
साथियों, आप लोगों ने देख लिया है किस तरीके से पूरे देश के अंदर एट्रोसिटी के मामले पर सरकार को साफ सूंघा पड़ा है। 2016 के अंदर कोर्ट बनने के बावजूद भी हमारे लोगों के लिए कोर्ट नहीं बनाई जा रही है, दलितों को न्याय नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, हम 2020 से 16 से लेकर हमने सरकार का इंतजार किया कि सरकार इसके अंदर स्टेप ले, कोर्ट बनाए। 16 से लेकर हमने सरकार का 4 साल इंतजार करके हमने 2020 में लेटर लिखा। 2020 के अंदर एससी के मंत्री होने के बावजूद, उससे पहले संदीप मंत्री थे जो एससी के थे, उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम जी बने, वो एससी के बने। उन दोनों को मतलब उनको वर्बली बोला गया, उनका लिखित में तो हमने लिखित में दिया। उसके बाद अभी हाल ही के अंदर 13 मई को हमने रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, जो आप लोग देख रहे हैं मीडिया के अंदर सुर्खियों में रहना चाहती है, हमेशा तरह तरह के हर चीजों पर जो है बात रख रही है, लेकिन दलितों के मारे पर कोई भी मतलब एक भी मंत्री भाजपा से लेकर कांग्रेस का कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश के अंदर स्पेशल कोर्ट है, वो बन नहीं रही है। तो साथियों, दलितों के ऊपर जो लगातार अत्याचार चल रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर ऐसा ना हो। उसके लिए हम लोग लंबे समय से दलितों के हित में काम कर रहे हैं और रोड से लेकर कोर्ट तक, अगर रोड पे उतरना पड़ा आने वाले समय के अंदर, हम लोग रोड पे उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर कोर्ट जाना पड़ा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए भी तैयार है। और पूरे देश के अंदर जो लोग एट्रोसिटी को झेल रहे हैं, एट्रोसिटी को सह रहे हैं, किसी कारणवश भी, आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। दिल्ली में हम लोग आप लोगों के लिए बैठे हैं। रोड से कोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी न्याय की लड़ाई हम लोग